आज का जो नैरेटिव है, जो आज का डिस्कोर्स है, जो कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ये किया आदिकाल से, इस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, इस तरह से माइंड्स को कंट्रोल किया, नॉलेज को कंट्रोल किया, जो रिचुअल्स को कंट्रोल किया, ये सारी कहानी जो है वो ब्राह्मणों की नहीं है, वो इंग्लिश क्लर्जी की है। उसी तरह से जो नैरेटिव है क्षत्रियों के बारे में, वो हम वो हमारे सिविलाइजेशन के क्षत्रियों ने उसमें एंगेज नहीं किया, वो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स करते थे। तो जब आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आप जब देखते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट को आप उठा लीजिए, वो 6th क्लास का एनसीईआरटी हो जिसको कि अभी हटाया गया है, या 11th क्लास का एनसीईआरटी हो, या आप अंडर ग्रेजुएट के हिस्ट्री बुक्स देख लीजिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन के हिस्ट्री बुक्स देख लीजिए, आपको जो जातियों का या कास्ट का जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें, वो वही जेम्स मिल का नैरेटिव है, वही जेम्स मिल का डिस्कोर्स है। आज का जो टॉपिक है, द कंप्लीट इमेजिनेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये मेरी किताब से निकल करके आता है जो पिछले वर्ष मैंने पॉलग्रेव मैकमिलन के थ्रू पब्लिश किया। ये एकेडमिकली पीयर रिव्यूड किताब है। इसका नाम है कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड द सफरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन। और मूलतः ये किताब ये शो कर रही है एकेडमिकली कि 19वीं शताब्दी में एंशिएंट इंडिया के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में एक डिस्कोर्स का गठन हुआ था, और वो डिस्कोर्स आज भी चल रहा है। वो डिस्कोर्स जो है उसको पॉलिटिकली करेक्ट बना दिया गया है। मैं कहता हूँ कि इट हैज़ बीन मेड पॉलिटिकली करेक्ट एंड सैनिटाइज्ड। लेकिन ये जो डिस्कोर्स था, ये जो नैरेटिव था, ये जो वक्तव्य था, ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, और उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब आज भी हमारे स्कॉलरशिप पे पड़ रहा है। आज भी किसी लेवल पे जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात होती है, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। और संगम के थ्रू ही मैंने बहुत सारे टॉक्स दिए हैं, और बहुत सारे टॉक्स इधर उधर दिए हैं जिनको कि संगम ने पब्लिश किया है, और मैंने इस विषय में इसके बारे में बात की है। मैंने बात की है जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल जिन्होंने पहली कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था, जिसका कि पब्लिकेशन 1817 में हुआ था। और उस डिस्क्रिप्शन में इन्होंने 7 चैप्टर्स हिंदूज़ के बारे में लिखे हैं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव था, उनका जो एजेंडा था, वो एजेंडा था कि हिंदुओं को, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन को, वो पूरी तरह से बारबैरिक और अनसिविलाइज्ड दिखाएं। ये उनका ऑब्जेक्टिव था। तो अनसिविलाइज्ड, बारबरिक, रूड, अनकूथ, ये सब सारी चीज़ें जो है हिंदुओं के बारे में वो बहुत लिबरली लिखते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भारतीयों को
और हमारी सभ्यता को वो हायरार्किकल और ऑप्रेसिव दर्शाते हैं। तो जो 7 चैप्टर्स जो हिंदूज के ऊपर हैं, उसमें पहला चैप्टर ये बताता है कि हिंदूज को भारतीय इतिहास या इतिहास लिखने का कोई सेंस नहीं है। दे हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आज तक चल रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब आप देखिए कि आर्यन इन्वेजन थियोरी या आर्यन माइग्रेशन थियोरी, इसको रेफ्यूट किए हुए नहीं तो भी 20-25 साल हो गए, लेकिन वेस्टर्न स्कॉलर्स जो है वो आज तक इसके बारे में मान नहीं रहे। अगर ये डिस्कोर्स अंदर तक बैठ जाए कि एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है और उस सिविलाइजेशन के लोग हैं जिनको कि सेंस ऑफ हिस्ट्री है ही नहीं, तो आप कुछ भी लिख लीजिए, आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, उसको सीरियसली तो लिया नहीं जाएगा। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए, आपको ये बात समझना चाहिए कि अगर किसी नॉलेज का जनरेशन होता है और उस नॉलेज के जनरेशन को पॉलिटिकल पावर की बैकिंग मिल जाती है, तो इतनी आसानी से उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होता है। और इसी विषय में आज हम लोग लंबे तरीके से बात करेंगे। तो दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर में वो बताते हैं कि भारतीय समाज जो है वो 4 या 5, वो 5 कास्ट में डिवाइडेड है, और ये पांचों कास्ट जो है वो हायरार्किकल फैशन में अलाइंड है। ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, उसके बाद चांडाल हैं। उसके बाद का चैप्टर जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात करता है, हिंदू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के बारे में। उसमें भी इसी कहानी को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू राजा जो हैं, रानियों के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं, हिंदू राजा जो हैं वो आदिकाल से हायरार्किकल और ऑप्रेसिव रहे। हमारा हिंदू टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है वो वो ऑप्रेसिव रहा है। तो पूरी सोसाइटी को डिस्क्राइब करते करते कि ये अनसिविलाइज्ड और बारबरिक है, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया कि हिंदू सोसाइटी आदिकाल से हायरार्किकल और ऑप्रेसिव है। ये उनका मूल रिप्रेजेंटेशन था। और जैसा मैंने कहा, और आप लोग शायद इसका लिंक जो है वह इन सारे टॉक्स का आप इस वीडियो के नीचे दे दीजिएगा, इसीलिए मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। आज मैं किसी डिफरेंट इशू के बारे में बात करूंगा, और इशू ये है कि ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो इमेजिनरी था, वो कंप्लीट इमेजिनेशन था। इसमें तथ्य कुछ भी नहीं है, और यही मेरे शोध से निकल करके आया है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने जेम्स मिल की बायोग्राफी देखनी शुरू की। जेम्स मिल कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, किस तरह की पढ़ाई की थी, उनका करियर किस प्रकार का था, किन लोगों के साथ उनका संसर्ग हुआ। इन सारी चीज़ों को जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो एक बड़ी विचित्र कहानी निकल करके आई, और वही कहानी मुझे ये प्रेरित करती है ये कहने के लिए कि हमारा सिविलाइजेशन का जो डिस्क्रिप्शन था वो कंप्लीटली इमेजिनरी था, वो कंप्लीट मिथ्या है।
जेम्स मिल स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे 1773 में। उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में हुई थी। उनका बैचलर्स और मास्टर्स डिविनिटी स्टडीज़ में था और उनको संरक्षण प्राप्त था लोकल एरिस्टोक्रेट्स का, जिनका नाम था स्टुअर्ट्स। तो लेडी स्टुअर्ट जो थी वो चाहती थी कि जेम्स मिल एक प्रीचर बने। तो जब 1797 में उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो एक परमानेंट जॉब एज अ प्रीचर की तलाश में जेम्स मिल निकले। 5 साल तक उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें एक परमानेंट जॉब नहीं मिला। तो 1802 में वो लंदन चले आए। उन्होंने सोचा कि लंदन एक सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ आकर के वो जर्नलिस्ट बन जाएंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना करियर जो है वो स्विच कर लिया। अब देखिए, कॉलोनाइज्ड माइंडसेट होने के कारण ज़्यादातर हम लोग जब सिविलाइजेशंस के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि यूरोप आदिकाल से एडवांस रहा है और भारत जो है वो आदिकाल से बैकवर्ड रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप लंदन का एज अ सिटी का अगर उसका डिस्क्रिप्शन 18वीं शताब्दी में या फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का भी अगर आप देखेंगे तो लंदन की स्थिति बहुत ख़राब थी। गंदगी बहुत थी, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा थे, और जो प्राइमरली इंडिया से पैसा जा रहा था उसने उस सिटी को कंस्ट्रक्ट करने में और रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत सहयोग दिया था। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसके के बारे में हम लोग जानते हैं। इकोनॉमिक ब्रेन ऑफ वेल्थ जो इंडिया से हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक दूसरी कहानी है जिसके के बारे में शोध नहीं हुआ है, और शोध ये है कि जब 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था विलियम जोन्स के द्वारा, तो इस सोसाइटी के तहत जो स्कॉलर्स थे, लोकल इंडिजिनस स्कॉलर्स के साथ मिल करके बहुत सारे टेक्स्ट का उन लोगों ने ट्रांसलेशन करना शुरू किया, और ये ट्रांसलेशंस जो हैं ये यूरोप में फ्लो करने लगे। तो यूरोप का जो एक रिकंस्ट्रक्शन हुआ है इंडियन आइडियाज़ के थ्रू, इसकी कहानी के बारे में लोगों को नहीं पता है, लोग नहीं जानते हैं। वंस अगेन, जब कॉलोनाइजेशन होता है तो हम जो है आज वेस्टर्न वर्ल्ड से या कोट एंड कोट फर्स्ट वर्ल्ड से नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, और हम ये कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमने वहाँ के नॉलेज के ग्रोथ में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई होगी कभी। तो एनीवेज वो एक बहुत ही अलग कहानी है, मैं आज उसमें नहीं जाऊँगा। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के गठन के बाद बहुत सारे ट्रांसलेशंस होने लगे। एक ऐसे न्यूज़पेपर के साथ काम करते थे जहां उनको इन सारे मटेरियल्स के ऊपर रिव्यू लिखना होता था। तो इसी क्रम में इंडिया की फेमिलियरिटी जो है उनके अंदर बढ़ने लगी, और उनको ये बहुत क्लियर हो गया कि इंडिया के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं है। जो ये नॉलेज है ये सब डिस्पैरेट है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ अलग एंगल से लिख रहा है, कोई कहीं से लिख रहा है, ये सारे डिस्पैरेट हैं। तो
जेम्स मिल ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि इन सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है उसको एकत्रित करके, उसको कोलेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स को इंडिया को गवर्न करने में सहायता देगा। तो ये उनका एजेंडा था, जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के फॉरवर्ड में वो बहुत ही क्लियरली लिखते हैं। फॉरवर्ड में तो नहीं, प्रेफेस में वो बहुत ही क्लियरली लिखते हैं इस विषय में। तो एनीवेज, ये करीब 1806 की बात है जब उन्होंने इस आइडिया को कंसेप्चुलाइज किया। तो पहले उन्होंने सोचा कि 3-4 साल में जो है ये सारी किताब लिख लेंगे और उसके बाद फिर अपना उनका करियर चलता रहेगा। लेकिन 1808 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, और वो वाकया था जेम्स मिल का जेरेमी बेंथम से मिलना। और वेस्टर्न फिलॉसफी में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जेरेमी बेंथम का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जेरेमी बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। यूटिलिटेरियनिज्म का एक मूल मंत्र था, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आश्चर्य की बात तो ये है, या आप ये कह सकते हैं आश्चर्य की बात नहीं भी है, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। किंवदंती ये है कि बेंथम को ये आइडिया एक पैम्फलेट में मिला। बेंथम क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जहाँ से उन्होंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया था, और उनकी ट्रेनिंग एज अ लॉयर हुई थी। अब जेम्स मिल की तरह जेरेमी बेंथम को परमानेंट जॉब नहीं मिल पाया, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एज अ लॉयर। तो बेंथम ने सोचा कि मैं एक राइटर बन जाता हूँ, और यहीं से कहानी शुरू होती है। तो बेंथम की मृत्यु 1832 में हुई थी, और ये बहुत क्लैरिटी नहीं है कि उनका जन्म 1746 में हुआ था या 1748 में हुआ था। ये दोनों यही दोनों वर्ष है जहाँ कहते हैं कि उनका जन्म हुआ था। तो जब से उन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया, जो कि 1780s में शुरू हुआ था, और जब तक उनका देहांत नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने बहुत राइटिंग्स प्रोड्यूस की हैं। अब बेंथम के साथ एक विचित्र बात थी। बेंथम के साथ बात यह थी कि बेंथम बहुत ही सेज लाइक और एक फिलोसॉफिकल किस्म के इंसान थे। तो उनकी राइटिंग्स जो थी वो बड़ी डेंस थी, वो बहुत आसानी से आप उसको नहीं समझ पाते। और राइटिंग्स किस विषय में थी? राइटिंग्स थी ब्रिटिश सोसाइटी और यूरोपियन सोसाइटी के बारे में। उस समय का जो ब्रिटिश सोसाइटी था और जो यूरोपियन सोसाइटी था, आप लोग आज विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही हायरार्किकल और ऑप्रेसिव था। बहुत ही ज़्यादा हायरार्किकल और ऑप्रेसिव, जिसमें कि पावर जो है वो बहुत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में हुआ करता था। मॉनर्की, एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी, इनके हाथ में होता था। और जो लार्जर मासेस थे, जो जनता थी, वो जनता बहुत ही पीड़ित और बहुत ही गरीब हालत में रहती थी। बीमारियां तरह तरह की जो है उनमें फैली रहती थी। तो कहने का मतलब है कि
पावर एक बहुत सेलेक्ट लोगों के हाथ में था और बाकी जनता जो है दैट वाज bereft ऑफ पावर, उनके पास पावर नहीं था। और बेंथम को ये सिचुएशन पसंद नहीं था और उसी में उन्होंने ये एक्सियम को अप्लाई करना शुरू किया, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। और यही यूटिलिटेरियंस का, जिनको कि उस समय रेडिकल्स कहा जाता था, आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनका बैटल क्राई बना अगेंस्ट द ब्रिटिश सोसाइटी। तो बेंथम, जैसा कि ज़्यादातर फिलोसोफर्स होते हैं, नाइव थे। उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें वो लिखेंगे और सोसाइटी खुद ब खुद जो है वो बदल जाएगी, लेकिन पावर ऐसे काम नहीं करता है। तो 1780s के जो उनके राइटिंग्स थे, उसने बेंथम को पॉपुलैरिटी तो दिया, लेकिन सोशल चेंज नहीं हो पाया। इसी कॉन्टेक्स्ट में जेम्स मिल की भूमिका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड 1808 में जेम्स मिल की मुलाकात बेंथम से होती है। अब क्या हुआ कि जेम्स मिल जो है वो जर्नलिस्ट थे। वो डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करके मासेस तक ले जा सकते थे, ये कला उनके पास थी। तो बेंथम के वो सारे आइडियाज़ जो थे उनको बेसिकली सिंप्लीफाई करके वो मासेस में ले जाना शुरू किया उन्होंने। और इसी दौरान जब वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने उसके सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर बहुत सारा डिस्कशंस किया है डिफरेंट आर्टिकल्स में। और ये आर्टिकल्स जो है वो अवेलेबल है आज भी एज अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट टू द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, क्योंकि 1814 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के जो एडिटर थे मैकवे नेपियर, वो उनके कांटेक्ट में आए और उन्होंने कहा कि आप ये सारे आर्टिकल्स लिखिए। तो जेम्स मिल ने गवर्नमेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में, प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है, वहाँ के क्लर्जी के बारे में। तो आप क्या देखते हैं कि जेम्स मिल के दो कैटेगरी ऑफ राइटिंग्स हैं, एक इंडिया राइटिंग्स हैं और एक ब्रिटेन के राइटिंग्स हैं। अब जब आप उनको कंपेयर करिएगा, जब उनको साइड बाय साइड रखिएगा, तो आप देखिएगा कि एक बड़ा जबरदस्त करेस्पॉन्डेंस है उन दोनों के बीच। और यहीं से इस मिथ्या का रिविलेशन जो है वो शुरू होता है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल जो ब्राह्मणों के बारे में लिख रहे हैं, एग्जैक्टली वही सारी चीजें उन्होंने इंग्लिश क्लर्जी के बारे में लिखा है। जो उन्होंने हिंदू क्षत्रियों के बारे में लिखा है, वही चीज उन्होंने ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स के बारे में लिखा है। जो उन्होंने हिंदू राजाओं के बारे में लिखा है, वही चीज जो है उन्होंने ब्रिटिश मॉनर्की के बारे में लिखा है। जेम्स मिल इंडिया तो आए नहीं थे, उन्होंने सारी ये इस किताब की संरचना जो है वो लंदन में बैठे बैठे उन्होंने कर दिया। तो यही इमेजिनेशन, इसी इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, इसी प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। जो वो कहते हैं ना कि जो आप बाहर से अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का बाह्य डिस्क्रिप्शन वो भारतीय है, क्योंकि
भारतीय टर्म्स उन्होंने यूज़ किए हैं, संस्कृत टर्म्स उन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन उसका कंटेंट जो है वो कंटेंट पूरी तरह से ब्रिटिश है। तो आज का जो नैरेटिव है, जो आज का डिस्कोर्स है, जो कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ये किया आदिकाल से, इस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, इस तरह से माइंड्स को कंट्रोल किया, नॉलेज को कंट्रोल किया, जो रिचुअल्स को कंट्रोल किया, ये सारी कहानी जो है वो ब्राह्मणों की नहीं है, वो इंग्लिश क्लर्जी की है। उसी तरह से जो नैरेटिव है क्षत्रियों के बारे में, वो हम वो हमारे सिविलाइजेशन के क्षत्रियों ने उसमें एंगेज नहीं किया, वो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स करते थे। तो जब आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आप जब देखते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट को आप उठा लीजिए, वो 6th क्लास का एनसीईआरटी हो जिसको कि अभी हटाया गया है, या 11th क्लास का एनसीईआरटी हो, या आप अंडर ग्रेजुएट के हिस्ट्री बुक्स देख लीजिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन के हिस्ट्री बुक्स देख लीजिए, आपको जो जातियों का या कास्ट का जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें, वो वही जेम्स मिल का नैरेटिव है, वही जेम्स मिल का डिस्कोर्स है। जो एंशियंट इंडियन गवर्नेंस के बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वो वही जेम्स मिल का डिस्क्रिप्शन है, जिसको कि उसने लिफ्ट किया था ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट से। तो एक तरह से जो एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की और क्लर्जी का जो पाप था, वो हमारे ऊपर थोप दिया गया, और उसको थोपने के बाद हमारी सोसाइटी का रीस्ट्रक्चरिंग चालू हो गया, हमारे सोसाइटी का सोशल इंजीनियरिंग चालू हो गया। आप लोग शायद यहाँ बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 1870s के बाद रिस्ली ने जो है वो कास्ट सेंसस किए थे। ब्रिटिशर्स ने हमारे सोसाइटी के साथ टिंकर किया था, और जब वो सेंसस कर रहा था तो एक रिजिड हायरार्की नहीं आ पा रही थी, उसमें एक रिजिड हायरार्की में उनको फिट किया गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, पहले किसी चीज को इमेजिन किया गया। जेम्स मिल इमेजिन समथिंग, you know, from data which was not Indian, that was British, उसको इमेजिन किया, और वही इमेजिनेशन को जो है कॉलोनियल पीरियड में रियलिटी बनाया गया, और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में वो रियलिटी बनती चली जा रही है, वो कहानी आज तक रुकी नहीं है। और यही कारण है कि आज का जो डिस्कोर्स जो आप देखेंगे, जो रेगुलर नैरेटिव है कास्ट के बारे में, जाति के बारे में, वर्ण के बारे में, वो आपके शास्त्र से बहुत ही अलग है, क्योंकि उस सोसाइटी की का स्ट्रक्चरिंग जो है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से हुआ था, उसकी सोच अलग थी, उसका पैराडाइम अलग था। लेकिन वो पैराडाइम जो है वो विलुप्त हो गया है, क्योंकि लोग उस पैराडाइम को समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो नैरेटिव जो है, वही नैरेटिव आज आपके स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। उसी नैरेटिव को पॉलिटिशियंस, वो किसी भी डिस्पेंसेशन के हों, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनाते हैं, और हमारे भारतीय समाज का जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो उसको पार करके वो देखना ही नहीं चाहता है कि ये व्यवस्था कैसी थी, वो कैसे डिफरेंट था। वो शोध हो ही नहीं रहा है एक बड़े पैमाने पे। तो जब आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो बात करते हैं, जब भी वर्ण की बात होती है, या या गवर्नेंस की बातें होती हैं, या टैक्सेशन की बातें होती हैं,
तो वो पूरी तरह से मिथ्या है। और उसका करस्पॉन्डेंस जो है आप बहुत क्लियरली देखेंगे जेम्स मिल के राइटिंग्स। जेम्स मिल ने 1817 में इस किताब को पब्लिश किया। 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको हायर कर लिया एज एन ऑफिशियल। 1823 तक जो एक हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स इंडिया हाउस से ऑपरेट करती थी, उसमें जेम्स मिल नंबर 2 पे आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स था उसके 4 डिपार्टमेंट्स थे। 1823 से 1830 तक जेम्स मिल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहे थे। 1830 में जेम्स मिल वहाँ के चीफ हो गए। और मैं ये कहता हूँ कि जेम्स मिल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ हो गए। मैं क्यों कहता हूँ कि वो सीईओ हो गए? क्योंकि जेम्स मिल के ऊपर सिर्फ एक डायरेक्टर्स का बोर्ड था जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, और उसका प्रेसिडेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हुआ करता था। तो जेम्स मिल जो है एक बड़ा ही पावरफुल फिगर इमर्ज कर गया। तो जेम्स मिल के पास ये पावर आ गया कि ये पूरा जो उसका इमेजिनेशन था उसको भारत की रियलिटी बनाई जा सके। तो जो भारत में जो इंटरवेंशंस हुए जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बाद में कास्ट सेंसस में, ये सारे एक्टिविटीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए जेम्स मिल के राइटिंग से। और जेम्स मिल जो है वो मैकॉले को प्रीसीड करता है। और मैकॉले का जो इंडिया बिल है जिसमें उसने इंडिया के बारे में बहुत ही ऑब्नॉक्शियस बातें कही हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वो डिबेट चल रहा था, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो जेम्स मिल की राइटिंग से आया है उसके पास, मैकॉले के पास। तो मेरा ये मानना है, और आगे मैं शोध में इसको प्रूव करूंगा, कि मैकॉले इसीलिए हुए क्योंकि जेम्स मिल हुए। अगर जेम्स मिल नहीं होते तो मैकॉले भी नहीं होते। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो मैं कह रहा था कि बहुत ही ऑब्नॉक्शियस टेक्स्ट है जहाँ तक भारतीय के डिस्क्रिप्शन की बात जाती है, वो रिक्वायर्ड टेक्स्ट हो गया उस कॉलेज में जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ट्रेन हो रहे थे। तो ये ऑफिशियल्स जब इंडिया आते थे तो एक पिक्चर कैरी करते थे पहले से ही। एक प्री कंसीव्ड पिक्चर था कि भारतीय ऐसे हैं जो कि बार्बरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, अनकूथ हैं, बिल्कुल उनको संस्कृति से जो है कहीं कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता है नहीं है। तो ये सब ऑफिशियल्स जब इंडिया आए तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गए इंडियंस के प्रति। और एक ऑथर ने ये भी कहा है, ब्रिटिश, उसका नाम ब्रूस मजलिश है, कि 1857, इट्स ब्रूस मजलिश, 1857 की लड़ाई नहीं होती अगर जेम्स मिल ने ये नैरेटिव क्रिएट नहीं किया होता। तो ये एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है जिसको कि हमको बहुत ही क्लोजली स्टडी करना है एज ए सिविलाइजेशन, कि एक रिप्रेजेंटेशन जो कि कंप्लीटली इमेजिनरी था उसको कैसे रियलिटी बनाया गया है। मैं तो ये बहुत खुले तरीके से कहता हूँ कि इंडियन सोसाइटी आज हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव है। मैं वो थिंकर्स में नहीं हूँ जो कि इस बात को निगेट कर देंगे। हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव है ये सोसाइटी। क्या ये सोसाइटी आदिकाल से हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव रहा है? नहीं। क्या इस सोसाइटी को कॉलोनियल पीरियड में और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में
हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव बनाया गया है, बिल्कुल। तो इस सोसाइटी को वापस हमारा जो आध्यात्मिक कॉस्मोस है, जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, उससे कनेक्ट करने के लिए ये इस क्रिटिकल थिंकिंग की बड़ी आवश्यकता है। एक तो आपने कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं किया है मिल्स का, लेकिन आपकी किताब में आपने ये भी दिखाया कि द माइंड बिहाइंड इट, कि उसका मेंटल कंडीशन कैसा रहा होगा, उसके फैमिली के हिस्ट्री के बारे में कुछ कहा है, उसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए उसको। और एक है जो सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म जो यूरोप से आया है और उसको मतलब इंडियन फ्रेमवर्क में ढाला गया है, लेकिन वो ही वही आपने समझा है कि वो इंडियन पर्सपेक्टिव में बैठता ही नहीं है। नहीं, मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा। मैं चीज़ों को एक कॉम्प्लेक्स तरीके से देखता हूँ, और ये कॉम्प्लेक्सिटी तभी समझ में आती है जब आप इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज देखते हैं इंडिया और यूरोप का उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो मैं आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। पहले देखिए, जब आप शोध कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप उसको पढ़ करके समझ रहे हैं, तो ये फॉल्स ब्रवाडो जो है, जो चेस्ट थंपिंग ब्रवाडो होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जेम्स मिल कौन थे, क्या उन्होंने किया, आप उसका एनालिसिस कीजिए, आप चीज़ों को बाहर लेकर के लोगों के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। मैं इनफैक्ट ये कहता हूँ, इस किताब में नहीं लेकिन दूसरे वक्तव्य में, कि जेम्स मिल को ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में उसको उसका ड्यू नहीं मिला। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट जेम्स मिल शुड हैव बीन नाइटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि उसका ब्रिटिश सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जेम्स मिल जो है वो फंस गए बेंथम और अपने बेटे के बीच में। तो उनका जो रेपुटेशन था वो धूमिल पड़ गया। मेरा ये मानना है कि अगर जेम्स मिल नहीं होते तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी 1832 का नहीं होता, जो एक रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराया ब्रिटिश डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में। जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखते हैं, जेम्स मिल इज अ डेविल। उसने हमारे सिविलाइजेशन का समूल सत्यानाश कर दिया, और उस कॉन्टेक्स्ट में उसके मूर्ति की पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, उसके एफिजी को पब्लिकली उसको हैंग करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अब आप सोचिए कि एज अ स्कॉलर मैं साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहा हूँ, that he needs to be knighted within the context of Britain because he has done great things for the reformation of the British society, and he should be metaphorically lynched within the Indian context. तो देखिए, जो स्कॉलर एक होता है उसको चीज़ों को इम्पार्शली देखना होता है। आप देखिए कि तथ्य क्या कह रहे हैं। तथ्य जब आप देखिएगा तो आपको ऐसी दृष्टि भी मिलेगी जिसमें कि आपको एक फॉल्स ब्रावाडो में एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जेम्स मिल के जो वो 7 चैप्टर्स हैं हिंदूज़ के ऊपर, सारे भारतीयों को पढ़ना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसने क्या-क्या लिखा है, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे हिस्ट्री बुक्स में आज भी कैसे हो रहा है। तभी आपको ये बातें समझ में आएँगी। अब आपका दूसरा प्रश्न, देखिए मैं ऐसा
एक भारतीय स्कॉलर नहीं हूँ जो अपनी भारतीय संस्कृति को एंटी लेफ्ट, एंटी इस्लाम और एंटी क्रिश्चियनिटी देखता है। मैं एग्री करता हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ कि मिशनरी क्रिश्चियनिटी, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इस्लाम, सूफियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी एक नुआंस है, उसमें भी ऐसा वैसी बात नहीं है, उसमें भी नुआंस है। और लेफ्ट हमारी संस्कृति के पीछे और हमारे अध्यात्म के पीछे हाथ धो करके पड़े और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का विनाश वो चाहते हैं और वो करने में प्रयासरत है। लेकिन मैं अपनी संस्कृति को और दूसरे की संस्कृति को, उसको मैं भारतीय दृष्टिकोण से समझना चाहता हूँ और वहीं से समझता हूँ। तो लिबरलिज्म को भी मैं एक बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखता हूँ, मार्क्सिज्म को मैं भी एक ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखता हूँ। वो एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, उसके बारे में वो धीरे धीरे वो चीज़ें बाहर आएंगी। वो इवॉल्व हुआ था, वो आपने जो एक्सप्लेन किया। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इन डिफेंस ऑफ लेफ्ट, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, जनरली इन सब सर्कल्स में इसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन होनी चाहिए। जो हमने ये कहा कि हाँ ठीक है, एंशिएंट हिंदू सोसाइटी हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव नहीं थी, लेकिन कॉलोनियल इंटरवेंशन के बाद हायरार्की एंड ऑप्रेशन जो है वो इंस्टिल किया गया है। लेफ्ट उसको कंटेस्ट करता है, उनका कंटेस्टेशन गलत कैसे? मार्क्सिज्म की फिलॉसफी जो है उसको कॉलोनियल पीरियड में रेजिस्टेंस के लिए यूज किया गया है। अब आप क्या कहते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लेकर के मार्क्स को गाली देने लगी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हो रहा है इंडिया में, और मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि स्कॉलर्स जो हैं वो नुआंसेस मिस कर रहे हैं। जिस तरह से मैं जेम्स मिल को, उसके दोनों कंट्रीब्यूशन को देख रहा हूँ और कुछ चीज़ें रेकमेंड कर रहा हूँ, इन सारे थिंकर्स को वैसे ही देखा जा सकता है। तो ये कहना कि लेफ्ट जो है वो सरासर गलत है और लिबरलिज्म जो है वो सरासर गलत है, ये सब बेकार की कहानी है। क्योंकि अगर तथ्य में जाइएगा, और ये दिस इज पार्ट ऑफ फर्दर डिस्कोर्स, लेफ्ट और लिबरलिज्म के राइज में भी इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन थॉट का हाथ है, जिसको कि यूरोपियंस ने अपने कॉन्टेक्स्ट में रीइंटरप्रेट किया। तो मैं ये कहूँगा कि लेफ्ट मतलब मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म वो इंडियन स्पिरिचुअल थॉट का ऐसा बच्चा है जो कि जन्मते के साथ अपने बाप को मारना चाहता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति जो है वो यहीं के थॉट से हुई है, और ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग कहानी है। तो यहाँ एक नुआंस है, मैं तो ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लेफ्ट इस्लाम और मिशनरी क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म का जानी दुश्मन है, वो चाहता है कि ये बिल्कुल अनाहिलेट हो जाए, लेकिन और वो हिंदुइज्म को अपने पैराडाइम से देख रहे हैं। हमको समझने के लिए हमको अपना पैराडाइम अप्लाई करना पड़ेगा, उनका पैराडाइम नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदू स्कॉलर्स अभी भी अपने एनिमीज को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। तो मैं लेफ्ट को और लिबरलिज्म को, इसको मैं एक बहुत ही नुआंस्ड वे में देखता हूँ, मैं उसको ब्लैक एंड वाइट टर्म्स में नहीं देखता हूँ। मैं उसके डेमोनिक एस्पेक्ट्स को भी देखता हूँ और उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी देखता हूँ साइमल्टेनियसली। ये शायद आपके व्यूअर्स को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन तथ्य यही है। मैं स्कॉलर हूँ, मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ,
मैं एजेंडा पहले फिक्स करके उसके बाद डेटा नहीं प्रोड्यूस करता हूँ। वो जो डेटा जो कह रहा है और उसको भी पढ़ के बार बार उसको रीड करके उसके बाद अपने कंक्लूजन्स निकालता हूँ। अगर जेम्स मिल अगर नहीं होता तो जॉन स्टुअर्ट मिल भी नहीं होता और मार्क्स भी नहीं होता। थॉट्स की कंटिन्यूटी होती है और जेम्स मिल का थॉट इंडिया के बारे में हिंदू फोबिक शुरू से ही है और इसी हिंदू फोबिया को इन लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है और यही कारण है कि शुरू से ही राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो हिंदुज़म और हिंदूज के अगेंस्ट है। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ, जो मैंने आपको कहा कि यूटिलिटेरियनिज्म का जो फंडामेंटल थॉट है, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, उसकी उत्पत्ति ही इंडियन सिविलाइजेशन में है। तो जब आप ये समझना शुरू करिएगा कि लेफ्ट और लिबरलिज्म वो इंडियन थॉट के ऐसे बच्चे हैं जो कि शुरू से ही अपने बाप को मारना चाहते हैं, तो ये आपको कम्प्लेक्सिटी समझ में आ जाएगी। लेकिन इनके थॉट्स को भी समझने के लिए आपको भारतीय दर्शन समझना बहुत जरूरी है। अब कौन सा इंडियन थॉट है जो कि इनके राइटिंग्स को इन्फ्लुएंस किया है, वो दूसरी कहानी है। वो जब पूरी तरह से रिसर्च हो जाएगा तब मैं प्रस्तुत करूंगा उसको। तो मेरा ये कहना है कि सटलिटीज और नुआंस जो है वो मिस नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि जेम्स मिल इंडिया नहीं आया था, तो इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसने अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से हायरार्की का कॉन्सेप्ट उठाया हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। देखिए, इसी चीज को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा, जिसको मैं कहता हूं कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कोई भी सिविलाइजेशन जो है, और पर्टिकुलरली अगर वो लिटरेट सिविलाइजेशन है, तो वहाँ के टेक्स्ट से वो डिटरमिन होता है। हमारे शास्त्र इंक्लूडिंग मनुस्मृति जब आप देखेंगे तो उसमें आपको एक स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं मिलेगी। अगर आप उसको मनुस्मृति की दृष्टि से और भारतीय कॉस्मोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे, अगर आप उसको जेम्स मिल की दृष्टि से देखना शुरू करिएगा, जो कि हुआ है, तो आपको वो चीज़ वहाँ वो दिखनी शुरू हो जाएगी और वो सेलेक्टिव है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लिया गया है और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया गया। तो ये कहना कि भारतीय सिविलाइजेशन हायरार्किकल था और जेम्स मिल ने उसको रिप्रेजेंट किया है, यही बात गलत है। क्योंकि आपके शास्त्र और आपके सूत्र इस चीज़ को नहीं रेकमेंड करते हैं। और इस विषय पे आपके संगम पे ही मेरे 2 टॉक्स हैं वर्ण और जाति के ऊपर अंग्रेजी में, और एक है राहुल के साथ वार्ता में हिंदी में। आप लोग उसको देखिए, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी और नुआंस है वो वहाँ पर डिस्कस्ड है भारतीय दृष्टिकोण से। ये मैं पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये वर्ण और जाति का डिस्टॉर्शन ये जेम्स मिल के द्वारा कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और आगे के रिसर्च में ये शो करूँगा कि यही इमेजिनेशन को भारत का एक रियलिटी बनाया गया। 18th या 19th सेंचुरी में अगर हिस्ट्री बदला जा रहा था तो क्या यहाँ कोई भी नहीं था जो इसका विरोध करता? एक तो ये सवाल मुझे अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। और दूसरा ये कि क्या वो इतना जल्दी बदल गया था कि जो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं वो भी, जो कास्ट सिस्टम की बात आ रही थी, वो भी कहते हैं कि ठाकुर के घर से पानी नहीं भर सकते थे। हाँ, तो वो इतना जल्दी बदला था कि वो इससे प्रभावित हो गए थे। 1835 में रिफॉर्म्स हुए एजुकेशनल, तो जो वर्नाकुलर्स में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको सबको रैंसैक करना शुरू कर दिया गया। आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारे जो है ये ख़त्म होने शुरू हो गए। तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वो दोनों ख़त्म होना शुरू हो गए। अब देखिए,
और मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा कि जो 3 हमारे जो ये हैं प्रेजेंटेशंस वर्ण जाति के ऊपर हैं, उसको आप लोग वापस जाइए, उसको समझिए। उसमें जब वो 4 वर्णों की बात जब आती है, चारों वर्णों की एक कॉम्प्लेक्सिटी है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि अस्पृश्यता जो है वो फॉलो नहीं होती थी जब ब्रिटिशर्स थे या जब मुसलमान थे। इनफैक्ट आप जब तक क्या कहते हैं धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र में जाएंगे, अस्पृश्यता का आपको एविडेंस वहां मिलेगा। लेकिन वो अस्पृश्यता जो है वो आया कैसे, इस बात को समझने की जरूरत है। अस्पृश्यता जो है वो बेसिकली आपका ओपन प्रिजन सिस्टम था। आपने सोशल मोरस और सोशल कोड्स को वायलेट किया, आपको किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट से, किसी गांव से, किसी शहर से जिसमें चारों वर्ण का वास होता था, उससे आपको बाहर निकाल दिया गया। आपके साथ हुक्का पानी बंद कर दिया गया। जो आपको छूता वो भी अछूत होता। आपका बेसिकली वापस इंटीग्रेशन जो है वो बंद हो गया। अब आप एक बात देखिए, इसको इस तरह से नहीं देखा गया है। हर एक सोसाइटी के कोड्स और उनके नियम कानून होते हैं, ठीक है। उनके वायलेशन पे आप क्या कहते हैं, आप उनको कारागार में बंद कर दीजिए, जहां कि उनका बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ मूवमेंट, एयर, सनलाइट, फूड, ये ले लिया गया है। या आप उनको क्या कहते हैं एक सिविलाइजेशन से बाहर निकाल दीजिए जहां की ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। कौन सा सिस्टम ज्यादा ह्यूमन है? तो वायलेशन वहां हुआ था। इस सिस्टम का प्रॉब्लम क्या था? उन सारे लोगों के प्रोजेनीज जो थे वो वापस इंटीग्रेट नहीं हो सकते थे। वो इसका प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट। और दूसरी बात यह है कि जो आज के भी भारत में आज वो अस्पृश्यता जो है वो क्या कहते हैं वो प्रैक्टिस होती है। आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप लोग पता नहीं कितने लोग गांव के परिप्रेक्ष्य से आते हैं। जो लोग भी गांव के परिप्रेक्ष्य से आते हैं उनको क्या कहते हैं ये बात पता होगी कि ये प्रैक्टिस आज भी दूर नहीं हुई है। ये आज भी जो है ये चलित है, ये आज भी चलित है। और ये प्रॉब्लमैटिक है। ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि वो वापस से जो है वो क्या कहते हैं वो वापस इंटीग्रेशन नहीं हो। कब कब का किसने क्या किया और क्या कहते हैं वो जनरेशंस आफ्टर जनरेशन जो है वो लोग उसके भुक्तभोगी हैं। ये तो यहाँ पर ये सिर्फ एस्पेक्ट नहीं है। आपको कोई मॉडर्न हिस्टोरियन या कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन ये आपको नहीं बताएगा कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस वो शुरू कैसे हुआ है। डिफरेंस यही है कि आज आपके पास जो है वो बंद कारावास है और उस समय जो है वो खुला कारावास था। उसी खुला कारावास के लोगों के साथ अस्पृश्यता जो है वो प्रैक्टिस होती थी। एक सर्टेन एस्पेक्ट में वो बहुत ही ह्यूमन सिस्टम था, दूसरे एस्पेक्ट में वो बहुत ही इनह्यूमन था, क्योंकि उनके प्रोजेनीज का रीइंटीग्रेशन सोसाइटी में कभी नहीं हो सकता था। मतलब आपने जो मतलब जो अंग्रेज इसमें क्रिश्चियन टर्म्स में कहते हैं इटर्नली डैम्ड, ये इसका बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट था, जो कि ये वर्ग आज भी डील कर रहा है उसके साथ। और आप ये भी देखिएगा कि मैंने जो जैसा बताया कि आप इस रियलिटी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिस होता है। और आज भी अगर पूरे डेमोग्राफी में अगर आप वो पॉपुलेशन देखिएगा जिनके साथ ये प्रैक्टिस होता है, वो पॉपुलेशन बहुत कम है। ये मार्क्सिस्ट के कारण हुआ है, जहाँ की अस्पृश्य कैटेगरी और शूद्रों को कन्फ्लेट कर दिया गया।
शूद्र जो हैं वो हमेशा सोसाइटी के पार्ट थे, एंशिएंट हिंदू सोसाइटी के। और शूद्रों में अस्पृश्यता नहीं ये होता था, पानी नहीं चलता था कुछ लोगों के साथ, और वो जो है वो कंप्लीटली काम डिपेंडेंट था। जैसे मान लीजिए कि कोई चर्मकार हैं, तो अगर वो चर्मकार हैं तो वो क्या कहते हैं, वो बैक्टीरिया के साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका क्या कहते हैं वो सोसाइटी में, गांव में, शहर में नहीं आ जा सकते थे, वो नहीं होता था। लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके साथ वो पानी का ये नहीं होता था। या फिर धोबी फॉर इंस्टेंस, तो वहाँ माइक्रोब्स वाला जो है वो एंगल था। लेकिन जिनके साथ की सोशल ऑस्ट्रसाइजेशन था, उनके रीजंस बहुत डिफरेंट थे। तो ये कौन बताएगा कहानी? ये जब क्या कहते हैं, जब आप इन सारे बातों को जानेंगे तब आप इंटरवीन कर पाएंगे। और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बार बार कहता हूँ कि उस सिस्टम का बंद होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। वो रहा होगा किसी समय में ह्यूमन उन लोगों के लिए जिनको कि जो लोग किसी सोशल मोरस के वायलेशन में कंप्लिसिट थे। लेकिन जो लोग कंप्लिसिट नहीं थे, फॉर इंस्टेंस उनके प्रोजेनीज, उनके लिए तो क्या कहते हैं ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक। इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए। बेसिकली क्या हुआ है कि एक सर्टेन एजुकेशन के कारण जजमेंट्स पहले आने शुरू हो जाते हैं। जो एक जजिंग माइंड है वो क्या समझेगा?